तो सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आज के इस वेरी स्पेशल क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस जो पेपर हुआ था 8 सितंबर 2024, जिसमें कि 4 यूनिवर्सिटीज़ हमारे उत्तराखंड में हैं। इन्होंने कंबाइंड इस पेपर को कंडक्ट किया, जिसमें 50 क्वेश्चंस रिसर्च के थे और 50 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश सेक्शन के थे। उन 50 क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए उसको एक कस्टमाइज्ड फाइल में बना के उनके आंसर्स को रेड से मार्क करते हुए ये फाइल प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं सौरभ उप्रेती, टीम केजे, जिसमें आप सब लोग भी उतने ही शिद्दत के साथ शामिल हैं जितना मैं। तो आपका स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। स्पेशल क्लास है क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिटेलिंग रहेगी। मैंने 2 बार लिख दिया है ग्रुप में ऑलरेडी कि आप लोग सारी डिटेल्स नोट करिएगा। रिकॉर्डिंग भी है, इसको मल्टीपल टाइम्स देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। नेम ऑफ ऑलमाइटी, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आया था आपका, आई थिंक ये सेट सी है जहाँ तक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु रोट द नॉवल द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ विच वॉन द मैन बुकर प्राइज। तो इन 2040 यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है एक्चुअली। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो ये टॉपिक जो है हमारा ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से है क्वेश्चन, और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से ये एक्चुअली पॉली वाले बैच के लिए और नेट वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ उसको आप लोगों के लिए स्पेशली। ये सभी लोग जो भी देखेंगे इसको बाद में भी। तो इसका आंसर है रिचर्ड फ्लैनेगन। एक्चुअली रिचर्ड फ्लैनेगन जो हैं ये आपका ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं, और ये जो नॉवल है ये, इसको जैसे कि हम जानते हैं मैन बुकर प्राइज है 2014 में। ये एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर की कहानी है, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर की है, हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ अ लव अफेयर विद हिज अंकल्स वाइफ। तो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर है जिसके जो है कुछ मेमोरीज उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, स्पेशली मेमोरी हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ लव अफेयर विद हिज अंकल्स वाइफ। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव अफेयर विद हिज अंकल्स वाइफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे, विद हिज अंकल्स वाइफ। ठीक है, एंड देन उसका जो है उसके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हिज एक्सपीरियंसेस एज अ फार ईस्ट प्रिजनर ऑफ वॉर, उसको भी इसमें दिखाया हुआ है। तो ये था आपका द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, क्लाउड स्ट्रीट बाय टिम विंटन इज प्राइमरीली सेट इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी। तो इसका आंसर है साथियों यस, ये पर्थ में सेटिंग है इसकी। इस नॉवल की जो है पर्थ में सेटिंग है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया आपका। और अगर हम इसमें आगे बढ़े तो एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो क्लाउड स्ट्रीट है ये 1991 में आया है नॉवल, और ये दो फैमिलीज की जो है कहानी है। पिकल्स करके फैमिली है, उनके घर लैम्स लैम्स ये दोनों सरनेम है एक्चुअली, पिकल्स एंड द लैम्स। तो इस फैमिली की स्टोरी को इसमें दिखाया गया है, और इस नॉवल को सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस नॉवल को माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड है। मैंने बताया था माइल्स फ्रैंकलिन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की बहुत बड़ी एक राइटर हैं, तो उनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में इंपॉर्टेंट वर्क है, अवार्ड है ये। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, पूछूंगा मैं आगे भी, यहाँ भी पूछ लेंगे पॉली में, नेट में। माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, 1992 में इसको मिला है इस नॉवल को। तो पर्थ जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस सिटी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। और जो नॉवल की सेटिंग है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के पीरियड में इस नॉवल की जो है सेटिंग ये इसमें दिखाई हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगर हम थर्ड में आए, इन लैंग्वेज टीचिंग द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस रेफर्स टू। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की अगर हम बात करें तो ये ऑफ कोर्स सीधा सीधा सा थर्ड आंसर है, नॉलेज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एसोसिएटेड विद लैंग्वेज यूज। तो ये जो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये चॉम्स्की ने दिया है ये टर्म। ये एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, नोआम चॉम्स्की, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। तो चॉम्स्की ने ये टर्म दिया है कॉम्पिटेंस। ठीक है, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी दिया है इन्होंने, और इसमें नॉलेज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एसोसिएटेड विद लैंग्वेज यूज करके है। ठीक है, उसके बाद फिर विच लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। तो अगर हम इसमें बात करें तो मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जो मैंने आपके नेट की सीरीज पढ़ाई है, जो बच्चे
हमारे इस कोर्स को ले चुके हैं उनको पता है लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाए हैं। लेक्चर्स को मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं नेट में। फिर बता रहा हूँ मैं बार बार, नेट और पॉली के बच्चे तो जो हमसे ले रहे हैं कोर्स, उनको स्पेशली लिंग्विस्टिक्स में और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैंने डिटेल में पढ़ा है। जिन चीज़ों को मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें से ज़्यादा पूछ रहा है, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड को भापने की आदत है, तो इसीलिए आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर है प्रैग्मेटिक्स। किसको रेफर करता है लिंग्विस्टिक्स में? स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन मीनिंग। ठीक है, तो ये है। इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है कंटेक्चुअल जो है लैंग्वेज, एक कंटेक्स्ट ड्रिवन लैंग्वेज भी होता है, कंटेक्स्ट ड्रिवन लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक्स तो एक अप्रोच है, लेकिन कंटेक्स्ट ड्रिवन लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स की लैंग्वेज में एक टर्म है रजिस्टर। ठीक है, तो ये रजिस्टर भी नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए। विच लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस वन वर्ड्स नहीं होगा, वन वर्ड फ्रॉम अनदर इन अ लैंग्वेज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है तो ये फनीम हो गई, फिनीम। फिनीम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड हो जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो वर्ड्स कैसे अरेंज है मीनिंगफुल सेंटेंसेस को फॉर्म करने में, तो इसको हम सिंटेक्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो एक पर्टिकुलर सिंटेक्स के फॉर्म में हम देखते हैं उसको। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हु ऑथर द फेमस मिनट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो ये तो हम सब लोगों को पता है, लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले या मैकाले हिंदी में पढ़ते हैं हम। 2 फरवरी 1835 मिनट्स ऑफ एजुकेशन, डेट के साथ बता रहा हूँ 2 फरवरी 1835। ठीक है, मिनट्स ऑफ एजुकेशन करके है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्चुअली इनका है, जिसमें इन्होंने बोला था कि आई वांट जो है इंडियंस फ्लैश इन ब्लड and flesh in blood and but you can say but English in spirit। ठीक है, English in spirit but Indian in flesh and you can say blood। तो ये बोला था इन्होंने लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले। इसमें इनका छन्नी सिद्धांत, जिसको हम सीव थियरी भी कहते हैं, इन्होंने कहा था कि इंडियंस को कैसी एजुकेशन दो? सेलेक्टिव एजुकेशन दो, ताकि वो क्लर्क्स पैदा कर पाए। अगर उससे ज्यादा एजुकेट कर देंगे तो हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में आते हैं। इन कंटेम्प्रेरी इंडिया इंग्लिश इज प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन विच सेक्टर्स? अब ये देखो, ये थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमी एंड कम्युनिकेशन में इस तरह का क्वेश्चन, ये सिचुएशन बेस्ड या हम कह सकते हैं कि माहौल को देखते हुए क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। ठीक है, क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी तो है ही, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत यूज हो रहा है इसका, और बॉलीवुड में भी हम देख रहे हैं इंग्लिश का यूज काफी है। तो उसका आंसर डी हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर वो कोई आंसर की में अपना कोई चेंज करते हैं या वो करते हैं तो वो बात की बात है, वो देख लेंगे। खैर 10th में आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन काफी एक्साइटिंग है और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लगा, 5 स्टार रखते रहा हूँ। Which organization plays a key role in promoting English language education and cultural exchange between India and UK, offering various language proficiency tests and educational programs? तो बिल्कुल नया टाइप का, न्यू लिख दिया मैंने, नया टाइप का ही क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में बन जाएगा भी। तो ये एक्चुअली इन्होंने पूछा है ब्रिटिश काउंसिल के बारे में। ब्रिटिश काउंसिल एक ऐसी संस्था है जो कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को ऑफिशियली प्रमोट करने का काम करती है, कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड यूके को प्रेजेंट करती है, और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करती है जिनकी की मान्यता है, जिनकी वैलिडिटी है। कई सारे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में जो ब्रिटिश काउंसिल के कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स हैं उनकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो ब्रिटिश काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। तो ये क्या है, यूके की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड कल्चरल रिलेशंस को डेवलप करती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इसके दो जो है मेन फंक्शंस हैं। एक तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करती है और उसके अलावा कल्चरल रिलेशंस को भी ये जो है डेवलप करती है। तो ये दोनों चीजें हो जाती हैं इसमें। इसके जो बिल्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी बिल्डिंग जो इंडिया में बनाई है ये बहुत फेमस एक आर्किटेक्ट थे ब्रिटिश, चार्ल्स कोरिया ने बनाई है। कोरिया की स्पेलिंग है CORREA। चार्ल्स कोरिया ने बनाई है, ये इनका जो आर्किटेक्ट कह सकते हैं आप, आर्किटेक्ट ऑफ जो है बिल्डिंग ना, जो न्यू दिल्ली में है ये, और चार्ल्स कोरिया इसके आर्किटेक्ट थे और ये 1993 में बनी है।
और इसके जो है इंडिया में कितने जो है ऑफिशियली कितने जो है परमानेंट 3 सेंटर्स हैं। तो उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली में है, शॉर्ट में एनडी लिख दिया मैंने। इसके अलावा ऑफ कोर्स चेन्नई में है, और जो है इसके अलावा ये कोलकाता में है। तो जो 4 बड़े मेट्रोज हैं उसमें मुंबई को छोड़कर दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में इसके ऑफिशियल जो है ट्रेनिंग सेंटर्स या कह सकते हैं ऑफिशियल जो है सेंटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल जो है कैपिटल रेफरिंग टू नॉन फाइनेंशियल सोशल एसेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू सोशल मोबिलिटी एंड स्टेटस। तो पियरे बोर्दियू ने कल्चरल कैपिटल का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने कि आपका 1970s में, जी हाँ 1970s में इन्होंने जो है इस टर्म को कॉइन किया, कल्चरल कैपिटल। और ये बेसिकली आपका जो इसमें ये नॉन फाइनेंशियल सोशल एसेट्स में क्या क्या आता है, अगर हम बात करें तो नॉन फाइनेंशियल सोशल एसेट्स में जो है आपका पर्सनैलिटी आ जाता है, जिसको कि आप ऑफ कोर्स विद मनी नहीं आंक सकते हैं। एजुकेशन आ जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इसमें आ जाती हैं कल्चरल कैपिटल में। पियरे बोर्दियू ने इसको कब कॉइन किया? 1970s में कॉइन किया, ठीक है। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। कल्चरल मटेरियलिज्म से आगे टॉपिक या कल्चरल स्टडीज, दोनों में से किसी भी टॉपिक में इसको आप रख सकते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, विच कल्चरल स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी नेट में अलग से कल्चरल स्टडीज। तो आप देखेंगे कि विच कल्चरल स्टडीज कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम वन कल्चर बाय अनदर विदाउट एक्नॉलेजमेंट और रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल कल्चर, सो दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज कल्चरल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसको हम साथियों एक नाम से और जानते हैं, कल्चरल, ठीक है, एक्यूलिटरेशन, एक्यूलिटरेशन, ACCULTURATION, कल्चरल एक्यूलिटरेशन करके होगा। बेसिकली इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि जो हाई कल्चर है वो जो माइनॉरिटी जो कल्चर है उसका, उसके वैल्यू सिस्टम या उसकी प्रैक्टिसेस को बोरो कर लेता है और उसको एक्नॉलेज नहीं करता कि भाई हमने लोअर या जिसे हम कह सकते हैं माइनॉरिटी ग्रुप से लिया है। बाय हाई कल्चर, कौन किसका अप्रोप्रिएशन करता है ये लिख लेना, बाय हाई कल्चर टू माइनॉरिटी ग्रुप आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हाई कल्चर जो है माइनॉरिटी ग्रुप या लो कल्चर जो है उसका अप्रोप्रिएशन करता है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन 13 में आते हैं गाइस, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड स्पेस। देखो थर्ड स्पेस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये ठीक है, हाइब्रिड, emphasizing hybrid cultural identities and in between spaces where cultures intersect। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर बोलें बेटा तो इसका आंसर है होमी भाभा। देखो होमी भाभा मार्क कर लो, पॉली वाले भी। होमी भाभा जो है इन्होंने जो है मोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स जो है, मोस्ट नंबर ऑफ क्रिटिकल टर्म्स पोस्ट कॉलोनियलिज्म में दिए हैं। मोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स इन्होंने कॉइन किए हैं। ये खाली एक याद करने के लिए टिप्स दे रहा हूँ। होमी भाभा, एक फूको और एक होमी भाभा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फूको ये जो नाम लिखा है ना, ये फूको, उसकी स्पेलिंग ये है। तो फूको जो अंडरलाइन किया अभी रेड से, फूको का भी नाम कई जगह मल्टीपल थियरीज में आता है। होमी भाभा मेनली पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आते हैं। तो थर्ड स्पेस एक्चुअली है क्या, तो ये मैं पहले पढ़ता हूँ, सोशल इंटरेक्शंस आउटसाइड द प्लेसेस वेयर वी लिव और वर्क, encouraging पब्लिक रिलैक्सेशन। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे स्पेसेस कहते हैं थर्ड स्पेस को जहां पर ना तो हम वेयर वी डोंट लिव, जहां तो हम जहां जहां पर हम ना तो रहते हैं और ना ही वर्क करते हैं, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड स्पेस जहां हम पब्लिक रिलैक्सेशन करते हैं। पब्लिक रिलैक्सेशन का मतलब है जहां हम इंजॉय करते हैं, पब्लिक एक तरीके से गेट टुगेदर होती है। तो इसमें आपके रेस्टोरेंट्स आ गए, ठीक है, कैफेज आ गए, ये कुछ ऐसे पब्लिक स्पेसेस हैं जिनको उन्होंने क्या कहा है, थर्ड स्पेस का है। क्या कहा है भाई, थर्ड स्पेस। तो यहाँ पर हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटीज, अपर और लोअर क्लास की आइडेंटिटीज मिक्स हो जाती हैं और यहाँ पर कल्चर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, होमी भाभा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यही चीज सोशल साइंस में जो है थर्ड स्पेस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थर्ड स्पेस यही टर्म होमी भाभा ने तो दिया है हमारे किसमें, हम कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में दिया है, बट थर्ड स्पेस टर्म सोशल साइंस में एक और राइटर है, एडवर्ड
बल्कि एडवर्ड सैड नहीं है, वो क्या है उनका नाम, एडवर्ड डब्ल्यू सोजा, SOJA, एडवर्ड डब्ल्यू सोजा ने दिया है, बट ये सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने सोशियोलॉजी में दिया है। और ये वाला जो होमी भाभा का ये जो टर्म है, ये किस में दिया है इन्होंने, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म में दिया है। कुछ भी पूछ सकता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में सेम टर्म होमी भाभा ने दिया है, और सेम टर्म जो है सोशियोलॉजी में एडवर्ड सोजा ने दिया है, वहां इसके डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन 14 में अगर हम देखें, अच्छा 14 तो हो गया, 13 हो गया सर, ठीक है। हाँ तो 14 हमने देखा कि who authored the book The Uses of Literacy, analyzing the impact of mass media and popular culture on working class communities in Britain, laying the groundwork for cultural studies। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। द यूजेस ऑफ लिटरेसी, तो ये जो इसके फाउंडर हैं वो रिचर्ड हॉगार्ट हैं। ठीक है, 1957 में, हाईलाइट करके याद कर लेंगे इसको, पक्का आएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। 1957 में ये वर्क आया है, इसको फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज कहना गलत नहीं होगा, और रिचर्ड हॉगार्ट ने ये लिखा है, रिचर्ड हॉगार्ट। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच लिटरेरी क्रिटिक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, डिस्क्राइबिंग द एंशियस रिलेशनशिप बिटवीन पोएट्स एंड देयर प्रीडिसेसर्स। एक्चुअली रिलेशनशिप एंशियस भी थी, तो इसीलिए एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस बोला है। हैरोल्ड ब्लूम, ये एक अमेरिकन क्रिटिक है, अमेरिकन क्रिटिक ऑफ 1970s हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं हैरोल्ड ब्लूम। हैरोल्ड ब्लूम ने ये कहा है कि कोई भी नया राइटर, ध्यान से सुनना, कोई भी नया राइटर जब पुराने राइटर को से अलग करने की कोशिश करता है, तो वो जानबूझ के कुछ ऐसी चीज लिखने की कोशिश करता है जैसी शायद आज तक नहीं लिखी गई हो, यानी वो सो कॉल्ड ओरिजिनलिटी की ट्राई करता है, बट वो ओरिजिनल कभी नहीं हो पाता है। और जितना वो ओरिजिनल होने की कोशिश करता है, उतना वो क्या करता है, इस एंजाइटी में रहता है कि वो अपने प्रीडिसेसर के इन्फ्लुएंस को हावी ना होने दे, बट ऐसा करके वो और हावी कर लेता है उनके इन्फ्लुएंसेस को। ठीक है, तो एक एम्बिग्यूटी, एक पैराडॉक्सिकल बात है। Who coined the term deconstruction, emphasizing the instability of language and the complexities of interpretation of literary text। ये जो लेक्चरर वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, डीकंस्ट्रक्शन अलग से यूनिट है। जेक्स दारीद, इनको दारीद पढ़ते हैं, फ्रेंच, सो वो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच क्रिटिक हैं ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डीकंस्ट्रक्शनिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, जेक्स दारीद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लिटरेरी क्रिटिक इज नोन फॉर द डेथ ऑफ द ऑथर, बहुत इंपॉर्टेंट, रोला बार्थ, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, रोला बार्थ। ठीक है, डेथ ऑफ द ऑथर, आई थिंक एक बार गूगल कर लेंगे सारे बच्चे, आई थिंक 1967 में आया, ये सेमिनल बुक है। इस बुक को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हिंज बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच का एक जो है जोड़ने का काम करती है, मैं शॉर्ट में PS लिख रहा हूँ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो हिंज बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, 1967 में, डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, इसी के आगे की कोरोलरी है, डेथ ऑफ द ऑथर लेड टू द बर्थ ऑफ द रीडर। ठीक है, इस किताब में इन्होंने दावा किया कि जैसे कोई किताब जब कोई क्रिटिक लिखता है, या सॉरी कोई ऑथर लिखता है, ये ऑथर हो गया और ये रीडर हो गया। ठीक है, इसने किताब लिखी, तो जैसे ये किताब लिखता है तो ये जो इसके विचार हैं इस किताब में चले गए, लेकिन ये जैसा एग्जैक्टली चाह रहा था, जिसको हम कह सकते हैं इंटेंडेड मीनिंग, जिस उद्देश्य के साथ, जिस पर्पस से इसने इस किताब को लिखा, उसके मीनिंग्स कुछ और ही हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बाय नेचर क्या है, एम्बिगुअस है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स इनवाइट हो जाते हैं। और इसकी वजह से ये चाहे कितनी कोशिश कर ले कि अपने लेखकीय इरादे को एक्सप्रेस करने की, ये एग्जैक्टली वैसा तो कभी कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए रोला बार्थ फेमसली आर्ग्यू करते हैं कि हमें क्या मानना चाहिए, कि भैया ऑथर की कोई वैल्यू माननी ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा डेथ ऑफ द ऑथर, उन्होंने कहा ऑथर एज सच फिर नल एंड वॉइड हो गया, कोई भी कुछ भी लिखे, वो जैसा लिखेगा वैसा व्यक्त तो नहीं कर सकता भाई, क्योंकि लैंग्वेज का नेचर ही ऐसा है। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा यार, तो इसका मतलब तो ये है कि जैसे जितने रीडर होंगे उतने इस टेक्स्ट के मीनिंग हो जाएंगे। भाई मान लो 10 रीडर ने एक नॉवल पढ़ा, तो उतने अलग अलग मीनिंग उसके निकलते रहे। तो उन्होंने कहा डेथ ऑफ द ऑथर लीड टू बर्थ ऑफ द रीडर। अच्छे से समझ में आ रहा है सारे बच्चों को टॉपिक? ठीक है, बढ़िया। तो एक आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर हम 18 में आते हैं फटाफट। 18 में आप देख रहे हो कि विच लिटरेरी क्रिटिक इज नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेटिक डिजायर। तो मिमेटिक डिजायर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये रेने जिरार्ड ने दिया है, और ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। देखो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट से बहुत पूछ रहा है। अभी आपने एक और भी पढ़ा था नाम, एक्सप्लोरिंग हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन डिजायर्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है। हु इज नोन फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑथर फंक्शन। द ऑथर फंक्शन, देखो मैंने कहा था ना फूको से पूछेगा ही। तो एग्जामिन्स हाउ ऑथर्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड परसीव्ड विद इन लिटरेरी डिस्कोर्स। एक तरीके की जो साहित्यिक, एक तरीके से कह सकते हैं पैमाने में, एक तरीके से साहित्यिक हम कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में एक ऑथर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये भी कौन डिसाइड करता है? जो सरकारें हैं वो डिसाइड करती हैं। तो हिंदी में कहावत है कि आप तो सरकार हैं, आप तो सरकार हैं, मतलब सरकार है का मतलब कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात माइकल फूको को भी पता चल गई थी। उन्होंने कहा कि जो सरकार है भैया वो तो कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए माइकल फूको ने इस बात को बोला। ठीक है। मुझे टॉपिक को एक हल्के अंदाज में लेते हुए, हम लोग पहाड़ गए थे अभी, आपको पता ही है, तो हम कद्दू खा रहे थे वहाँ पर। तो हमारे दीपक दा हैं एक, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बड़े आराम से बोला उन्होंने, बड़े प्यार से। कद्दू खा रहे थे। कद्दू की सब्जी आपको पता है हमारे कुमाऊं में, गढ़वाल में बड़े शौक से खाई जाती है, भात के साथ तो विशेष तौर पे। तो हम जब खा रहे थे तो खाते खाते तो एक ने कहा रे कद्दू बन गया। तो उन्होंने बोला खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। क्या बोला? खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। तो ये जो मुहावरा है टेक अवे था मेरे इस टूर का। ठीक है। तो एक बॉटम लाइन थी टूर की, तो खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। तो ये मुहावरे हैं, जुमले हैं जो चलते रहते हैं हमारे पहाड़ों में, और इस तरीके की बातचीत, डिस्कोर्स। तो ये डिस्कोर्स है जो मैंने आपको बताया ना, ये चला हुआ आ रहा है। ठीक है, काफी समय से चला हुआ है, समझ रहे हो? तो उस डिस्कोर्स को गवर्न कौन करता है, उसमें कौन बताता है कि भाई ये ऑथर हिट है, ये ऑथर नहीं है, आइडियोलॉजीज को कौन गवर्न करता है, इस पर एक बातचीत हुई थी। और माइकल फूको साहब ने बहुत शानदार किताब लिखी है। इस किताब का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा था, व्हाट इज एन ऑथर। व्हाट इज एन ऑथर, ठीक है। ये 1969 में लिखी गई ये किताब है, जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा है द ऑथर फंक्शन। Michael Foucault, again, I would say that he was a French sociologist again, and he was a post-constructionist. बहुत सारी थियरीज में डीकंस्ट्रक्शन में भी इनका दखल था। ठीक है। तो आओ 20, which literary critic is associated with the theory of post-colonial criticism, emphasizing the impact of colonialism and imperialism on literature and culture। तो of course ये father of post colonialism को ही पूछ रहा है indirectly। ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड साइड, इनको साइड नहीं पढ़ते, साइड पढ़ते हैं। ओरिएंटलिज्म, ठीक है, ऑन ओरिएंटलिज्म या खाली ओरिएंटलिज्म है, एक बार देख लेना, 1978 में आया है। और एडवर्ड साइड की कंट्री पूछ सकता है, ये पैलेस्टीनियन स्कॉलर है, पैलेस्टीनियन स्कॉलर है। और पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर आपने लिखा है ओरिएंटलिज्म, मैंने जो बोला। तो इस बुक को जो है मैनिफेस्टो ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म का घोषणा पत्र इस किताब को कहा जाता है, इस बुक को कहा जाता है मैनिफेस्टो ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है। आ गई बात समझ में? उसके बाद फिर क्वेश्चन 21 में आते हैं, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्डिनेंड डे ससूर, जो कि एक स्विस लिंग्विस्ट थे। क्या थे? स्विस लिंग्विस्ट थे। इन्होंने जो है आई थिंक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स करके इनका वर्क है ना, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916 में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इनके स्टूडेंट्स ने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके इसको छापा, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स करके है। तो फर्डिनेंड डे ससूर को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये सब स्ट्रक्चरलिज्म को एक बात चलते चलते, इसको फर्स्ट थियरी ऑफ या फर्स्ट थियरी भी कहा जाता है 20th सेंचुरी, या फर्स्ट थियरी कहा जाता है इसको। ठीक है। हाँ, सबसे पहली थियरी, मेजर थियरी इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रक्चरलिज्म ही थी। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू।
तो लिटरेचर रिव्यू हम जानते हैं कि किसी भी लिटरेचर में जब हम अपनी रिसर्च शुरू करने से पहले जो रिव्यू करते हैं दैट इज लिटरेचर रिव्यू टू समराइज की फाइंडिंग्स। 23 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्स। देखो प्राइमरी सोर्स क्या है, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल सोर्स होती है, जो बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स होती है, जो किसी से सेकंड हैंड नहीं होती, इसको फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं। नोट करते रहे ना जो बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं इसको, ओरिजिनल सोर्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा इंटरव्यू विद अ कंटेम्प्रेरी ऑथर। जो कंटेम्प्रेरी ऑथर का इंटरव्यू है उसको हम क्या कहते हैं इसमें, ठीक है, जो है प्राइमरी सोर्स कहेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 में, व्हाट डज पीयर रिव्यू इन्वॉल्व इन एकेडमिक पब्लिशिंग। तो देखो 24 में पीयर रिव्यू का बेसिकली मतलब अगर हम देखें तो पीयर मीन्स होता है साथी, और अब वैसे तो उर्दू में एक वर्ड होता है पीहर, या हिंदी में जो अगर कहें तो वो एक अलग चीज हो गई। बट पीयर रिव्यू में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर पब्लिकेशन। एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है पीयर रिव्यू। खासकर जितने भी एकेडमिक जर्नल्स होते हैं, अगर आप पीएचडी करोगे तो आप देखोगे कि भाई जिस भी जर्नल का जितना बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर, IF कहते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर आपके जो है पीयर रिव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो पीयर रिव्यू जो है इस बात की सूटेबिलिटी को चेक करता है कि ये जो लिखे हुए रिसर्च पेपर है ये छपना चाहिए या नहीं छपना चाहिए। तो पीयर रिव्यू जो है एकेडमिक रिसर्च पब्लिशिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं हम, इम्पैक्ट फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन 25 में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन अ रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च फाइंडिंग्स को रिसर्च प्रपोजल में नहीं लिखा जाता, बाकी चीजें रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिसर्च क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। एमएलए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों के लिए भी, इधर पॉली वालों के लिए भी जो है एमएलए की फुल फॉर्म पूछी है। हम लोग पीएचडी जो कर रहे हैं जानते हैं, हम कहते हैं भाई एमएलए फॉर्मेट में होनी चाहिए रिसर्च, तो वो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है। ये अमेरिका में एक स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेटिंग की एक संस्था है। इट इज एन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, यू कैन से, फॉर फॉर फॉर्मेटिंग, बेसिकली इंटरनेशनल सोसाइटी जो क्या करती है, फॉर्मेटिंग के मानक को स्थापित करती है कि भाई आप कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कोई आप पीएचडी थीसिस लिख रहे हो, तो आपकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, आपका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका जो है बॉर्डर कितना थिकनेस होनी चाहिए उसकी, ठीक है, आपकी हेडिंग्स का टाइट वो क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें, तो इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग को निर्धारित करने वाली जो इंग्लिश के एस्पिरेंट्स की संस्था है उसका नाम है एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। हु इज द ऑथर ऑफ अष्टदही। तो अष्टदही जो है ये, अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अष्टदही को हम एक्चुअली पढ़ेनी, जिनको कि हम भारतीय ग्रामर का जनक कहते हैं, भारतीय व्याकरण के जनक कहते हैं, पणिनि ने लिखा है, ये 350 BCE में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करें, हु इज द ऑथर ऑफ वाक्य पदीय। इसकी हिंदी इस तरीके से लिखी जाएगी, वाक्य पदीय, प द में बड़ी की मात्रा और य, पदीय। तो ये एक्चुअली व्याकरण, ये श्रृंखला का मुख्य दार्शनिक ग्रंथ है, और इसको भर्तृहरि ने लिखा है। इस बुक को हम त्रिकांडी भी कहते हैं, त्रिकांडी बिकॉज दिस बुक इज सेड टू हैव 3 पार्ट्स और 3 मेजर सेक्शंस, सो दैट्स व्हाई इट्स वाक्यपदी इज आल्सो कॉल्ड एज त्रिकांडी, ठीक है। तो भर्तृहरि जी हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हाउ मेनी रसास आर देयर बाय भरत मुनि इन हिज नाट्य शास्त्र। तो इसमें 8 रसास की बात कही गई है। इसमें रसों का राजा जो है वो श्रृंगार रस है भाई, और मैंने बताया था एक बार कि जो इसमें एक रस को और ऐड किया गया था जो कि 9th रस था, और वो क्या था, शांति रस है, जिसका कलर जो है वाइट है, क्वेश्चन आया है कई बार। और शांति रस को किसने ऐड किया ये आप खुद देखिएगा और इसको फाइंड आउट करिएगा। जो नाट्य शास्त्र है इसको भारत का, या इसको 5वां वेद कहा गया है, इज नोन एज 5th वेदा इन इंडियन एस्थेटिसिज्म, और जो है इसको किसने लिखा है भाई, भरत मुनि साहब ने लिखा है। 30 में आते हैं, व्हाट कॉन्सेप्ट सेंट्रल टू एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी इज प्रोटैगनिस्ट ट्रेजिक फ्लॉ। हम लोग सभी जानते हैं एरर इन जजमेंट, हमार्शिया को कहते हैं हम, हमार्शिया एरर इन जजमेंट हो गया। विच ग्रीक प्लेराइट, ये अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लगा, इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड एक्टर, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, thus expanding the possibilities of dramatic monologue, सॉरी ड्रामेटिक डायलॉग। तो इसमें ना एक्चुअली इसमें 2 आंसर मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 31 में भी चैलेंज्ड, इसको चैलेंज किया सकता है,
एक्चुअली एज पर द जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल आंसर है वो एक्चुअली सोफोक्लेस है। इनको एरिस्टोटल ने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था कि ये जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा थर्ड एक्टर को, ठीक है। लेकिन जो है एसिचेलिस भी एक राइटर है हमारे, उन्होंने थेमिस्टियस नोट करेंगे, इन्होंने थेमिस्टियस, तो थेमिस्टियस जो राइटर हैं इन्होंने भी क्या है, थेमिस्टियस ने भी इसको वो किया है, हम कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया है थेमिस्टियस ने। और थेमिस्टियस ने एसिचेलिस को बोला है इसके बारे में ना। और बेसिकली जो थर्ड एक्टर था उसके आने से हुआ क्या था कि जो कोरस की इम्पोर्टेंस है प्लॉट में वो रुक गई थी। कोरस की जो इट रिड्यूस्ड द, थर्ड एक्टर के बारे में नोट कर लो, इट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरस इन प्लॉट। तो प्लॉट में कोरस की इम्पोर्टेंस को इसने घटा दिया था, जो भी है ये थर्ड एक्टर करके जो टर्म है। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि दोनों आंसर इसमें सही है एज पर माई नॉलेज, ठीक है। एस्टेलिस भी सही है, थेमिस्टियस ने बोला था इनको कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको, और सोफोक्लेस भी सही है क्योंकि इसमें इसमें इन्होंने किसी का नाम नहीं लेते हुए नहीं पूछा है कि थर्ड एक्टर के बारे में जैसे एरिस्टोटल ने बोला था या थेमिस्टियस ने बोला था। अगर ऐसा होता तब आंसर एक हो जाता। खैर 32 तो सिंपल वन लाइनर है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम जेफरी चासर को ही कहेंगे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑफ कोर्स हैंड्स डाउन। विच पीरियड इज नोन एज एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, ये भी हमारे सारे बच्चों को बेसिकली रटा हुआ ही है, तो हमें सबको पता है 1558 से 1603 के बीच की एलिजाबेथन एज है। विच प्ले इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, एल्केमिस्ट जो है बेन जॉनसन ने लिखा है। किसने लिखा है? बेन जॉनसन ने, ठीक है। बाकी तीनों प्लेस जो हैं ये हेमलेट, ऑफ कोर्स, विंटर्स टेल और ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा भी लिखा है शेक्सपियर ने। हालांकि ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा जो है चौसर ने लिखा है, बट ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। तो एल्केमिस्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज बाय चार्ल्स डिकेंस, तो हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है बार्नबी रज, बार्नबी रज प्रोनाउंस करेंगे इसको। तो बार्नबी रज जो है इसमें फिफ्थ नॉवल है डिकेंस का, फिफ्थ नॉवल है, और ये फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस भी है। चार्ल्स डिकेंस ने एक्चुअली दो हिस्टोरिकल नॉवल लिखे, एक तो बार्नबी रज और एक ऑफ कोर्स द टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल है डिकेंस का, और इसका जो सब टाइटल है वो भी नोट करेंगे आप। इसका सब टाइटल है अ टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80, अ टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80, EIGHTY, ऐसे करके इसका सब टाइटल है। और ये बुक जो है, ये पूरी बुक को ऐसे सर्कल कर रहा हूँ मैं, बुक जो है ये पब्लिश कब हुई है? 1841 में हो गई है, 1841 में। इसके बारे में जो बायोग्राफर्स हैं डिकेंस के, वो कहते हैं इट इज वन ऑफ डिकेंस मोस्ट नेग्लेक्टेड बट मोस्ट रिवॉर्डिंग नॉवेल्स। क्या कहते हैं? लिख लेना, मैं स्क्रीन पर नहीं लिख रहा हूँ। वन ऑफ डिकेंस मोस्ट नेग्लेक्टेड बट मोस्ट रिवॉर्डिंग नॉवेल्स, तो मोस्ट नेग्लेक्टेड बट मोस्ट रिवॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस इसमें। तो अगर हम आगे बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, तो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो तो हम जानते ही हैं, इलेबोरेट मेटाफर्स नोन एज कंसीट्स, ऑफ कोर्स इसका वो यूज बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं हु रोट द इन्फ्लुएंशियल क्रिटिकल ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, तो ये एक्चुअली मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है ना ये ऐसे, और ये 1864 में लिखा हुआ ऐसे है। इसमें जो है इन्होंने ये बोला है ना कि जो ब्रिटिश क्रिटिक्स हैं दे फेस डिफिकल्टी ड्यू टू कल्चर बीइंग रूटेड इन हेजेमोनिक वैल्यूज। इन्होंने ये बोला था कि जो ब्रिटिश क्रिटिसिज्म क्रिटिक्स को दिक्कत आती है कल्चर को एनालाइज करने में, क्योंकि जो ब्रिटिश कल्चर था अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, उसकी क्या है? हेजेमोनिक वैल्यूज है। हेजेमोनिक मतलब सिमिलर, ठीक है, सेम मिक्सचर। हेजेमोनिक का मतलब होता है सेम मिक्सचर ना, सेम टाइप की चीजों का मिक्सचर है, कुछ उसमें डिफरेंट यूनिक अलग अलग जो है वेराइटी नहीं है उसमें, ठीक है। हेट्रोजेनियस नहीं है वो, हेजेमोनियस है, ठीक है। ये है विच नॉवल बाय हार्डी सेट इन फिक्शनल कंट्री ऑफ वेसेक्स, ऑफ कोर्स टेस्ट ऑफ द बर्बिलीज 1891 में, क्लासिक नॉवल है, और हार्डी का ये वेसेक्स में इसकी सेटिंग है। फिर विच मिडीवल वर्क इज कंसीडर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे,
is considered as the first autobiography in English literature? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प। ये एक्चुअली 1438 में आई है और मार्जरी कैम्प ये एक फीमेल है और इनके बारे में क्या है कि शी वॉज एन इंग्लिश, ठीक है, क्रिश्चियन मिस्टिक, शी वॉज एन इंग्लिश क्रिश्चियन मिस्टिक एंड पिलग्रिम, ठीक है, एक्सप्लेनिंग हर लाइफ, एक्सप्लेनिंग हर लाइफ इन दिस ऑटोबायोग्राफी। हर जरूर लिख देना, हर से क्लियर हो जाएगा जेंडर इनका, ठीक है। वैसे मार्जरी से भी नाम क्लियर है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम कहें तो एलिजाबेथन एज का एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉबर्ट बर्टन का वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। इसमें इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ मेलैंकोली बताई हैं और जो सबसे ग्रेटेस्ट मेलैंकोली है वो लव मेलैंकोली है। 3 टाइप्स ऑफ मेलैंकोली इन्होंने बताई हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक तरीके से अलग टाइप का वर्क है, इसको हम बोलते हैं सुई जेनरेसिस। बहुत ऊंचे लेवल पे जा रहा हूँ मैं क्लास में अभी। सुई जेनरेसिस वैसे बता रखा है लेक्चरर में। सुई जेनरेसिस क्या होता है? ऐसा कोई वर्क जो बिल्कुल नए जॉनर को क्रिएट करता हो, क्रिएटिंग अ न्यू जॉनर। तो बिल्कुल नए तरीके का वर्क था इसमें। एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेलैंकोली मतलब फिलॉसफी, डॉक्टर जो मेडिकल प्रोफेशन, आप इसमें नोट कर सकते हैं कि एब्सोल्युटली नेवर थिंकिंग, नेवर थॉट बिफोर जॉनर को जब हम क्रिएट कर दें, कोई ऐसी विधा क्रिएट कर दें जो आज तक जिसमें कुछ ऐसा ना लिखा गया हो, ना ऐसा कभी सोचा गया हो, उसको हम सुई जेनरेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ये जरूर लिखिएगा आप। डॉक्टरेट या मेडिकल प्रोफेशन है, लिटरेचर है, इसमें फिलॉसफी है, ठीक है। और तो ये है लिटरेचर, फिलॉसफी और मेडिकल प्रोफेशन, इनको मिक्स करके एक फिलॉसफिकल एक अप्रोच है। बहुत ही पढ़ने लायक वर्क है, इसमें बहुत सारे कोटेशंस का कलेक्शन है, क्लासिकल कोटेशंस का, ठीक है। उसके बाद हु इज ऑथर ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर? देखो भाई, इसको मोस्ट गोथिक स्टोरी ऑफ एडगर एलन पो कहा गया है और गोथिक का मतलब आप जानते हैं हॉरर। तो मोस्ट गोथिक शॉर्ट स्टोरी ऑफ एडगर एलन पो। एडगर एलन पो कौन है भाई? मिड 19th सेंचुरी अमेरिकन राइटर हैं और इनको हम जानते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं? अमेरिकन सिंबॉलिस्ट पोएट भी कहते हैं हम इनको, और ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो की वर्ड्स में लिख रहा हूँ उनको आप लिख लेना, अमेरिकन सिंबॉलिस्ट या ट्रांसेंडेंटलिस्ट। आज जो बच्चे नए हैं मेरे साथ, उनको ट्रांसेंडेंटलिज्म पे नोट्स बना लेना, अमेरिकन लिटरेचर ट्रांसेंडेंटलिज्म पे अच्छे से नोट्स बना लेना। और मैं एक बुक फिर से कह रहा हूँ सभी बच्चों से, खासकर जो पॉली की तैयारी में लगे हैं, एमएच अब्राहम्स को घोटा मार दो आप लोग। मैं बार बार कहता हूँ नेट पे कि नेट को पढ़ना है तो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। कुछ बच्चों का स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है कि सर हम खाली पॉली करना चाह रहे हैं, क्या हम नेट के लिए इस बैच हमारा सफिशिएंट रहेगा? तो मैंने आंसर भी लिखा है, मैंने ये लिखा है कि नेट क्योंकि साल में 2 बार आता है, पॉली 10 साल में 1 बार आता है, तो स्वाभाविक सी बात है आपका ये प्रश्न। लेकिन जो नेट का पॉली का सिलेबस है 75% to 80% वो नेट से ही सिमिलर है। तो आप पहले वो सारी चीज़ें कवर कर लें जो कॉमन चीज़ें हैं और टारगेट ये बनाएं कि नेट भी आप डालें, ठीक है। ये बात तो हम मानते हैं कि पॉली का पेपर निकालने के बाद डायरेक्ट जॉब है, लेकिन ये बात भी हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि लर्निंग का जो है कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर हम लर्निंग करेंगे तो जॉब हमारे पास खुद ही आएगी। मेरी लाइफ की अपनी फिलॉसफी है, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे अपने अपने तरीके से सक्सेस को परिभाषित करते हैं, करना भी चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि जब हम लर्निंग के पीछे जाते हैं तो सक्सेस अपने आप आती है, लेकिन जब हम सो कॉल्ड जॉब के लिए पढ़ते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं लर्निंग बहुत बहुत ही कैटेगराइज हो जाती है, ठीक है। तो आप एक बार पूरी तबीयत से अच्छे से लर्निंग के लिए पढ़िए, तो मेरे को लगता है कि जॉब आपके साथ साथ ही चलेगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो 41 हो गया आपका। तो हाँ, 42 में अगर हम आए, विच अमेरिकन प्ले डील्स विद द सलेम विच ट्रायल्स एंड सर्व्स एज एन एलेगरी ऑफ मैककार्थिज्म? तो देखो ये क्रूसिबल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये ना, ये क्रूसिबल पे थोड़ा सी मैंने कुछ अपने जॉटिंग्स करे। तो क्या है ये जो क्रूसिबल से आर्थर मिलर ने लिखा है, ये 1953 में। कब लिखा है ये? 1953 में लिखा है क्रूसिबल। अब ये मैककार्थिज्म क्या है, यहाँ से हमें मिल गया है
एक्चुअली ये सीनेटर है, एक अमेरिकन सीनेटर है मैककार्थी, उनके नाम पर मैककार्थीज में नेगेटिव वर्ड है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गलत हु रॉन्गफुली, बल्कि मैं सुप्रिया से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे काफ़ी बच्चे वॉलंटियर भी हैं और भी बच्चे हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब बच्चे इसमें जो सालेम विक्स ट्रायल्स है ना उस पर एक वो बना लें और उसका शॉर्ट नोट बना के ग्रुप में भी डाल देंगे। आप लोग भी जो वीडियो देखेंगे जरूर पढ़ लें, ठीक है। सालेम विक्स ट्रायल्स एक्चुअली एक बहुत ही एक इनफेमस घटना है अमेरिका में। खैर चलिए उस पर हम आगे जाते हैं। तो मैकार्थी हु wrongfully accused people of being communist in Cold War, तो उन्होंने लोगों को कम्युनिस्ट होने पर उनको जो है एक्यूज करते थे, तो वहां से मैकार्थिज्म निकला। सालेम विच ट्रायल्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सालेम विच ट्रायल्स क्या था ये एग्जैक्टली, ये जरूर देखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बड़े साथियों। तो 43 क्या कहता है, विच 19, तो ये अमेरिकन ड्रामा से था क्वेश्चन। 19th century American author is known for his works of adventure and wilderness including The Call of the Wild। टफ क्वेश्चन है जो है, आउट ऑफ द ब्लू पूछा है इन्होंने। जैक लंदन वैसे इसका आंसर। तो जैक लंदन का ये जो वर्क है क्या है ये, द कॉल ऑफ द वाइल्ड, ये एक्चुअली एक एडवेंचरस ओडेसी है, 1903 में आया है ये। और एलिमेंटल सर्वाइवल, यानी कि जैक लंदन के ज़्यादातर वर्क्स जो है नेचुरलिज्म टाइप के वर्क्स हैं, जो ह्यूमन कैरेक्टर्स के एलिमेंटल जो उनकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, जो है स्लीप है, इनको टारगेट करते हुए वर्क्स लिखते हैं, ठीक है। फिर 44 में अमेरिका का एक ग्रेट क्लासिक जॉन स्टीनबैक फोकसेस ऑन द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन और जो है हुआ था आपका ये, तो उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी भी है, जरूर देखिएगा, द ग्रेप्स ऑफ राथ, ठीक है। हार्ट रेंचिंग, इसका जो लास्ट का सीन है स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कौन करेगा इस पर छोटा सा राइटअप, ग्रेप्स ऑफ रात की शॉर्ट समरी, और इसका जो लास्ट सीन है जरूर देखना, मतलब हृदय विदारक है भाई, हृदय विदारक कहते हैं ना हिंदी में, तो मैं यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो ये हो गया, हु रोट द डायस्टोपियन नॉवल वी। तो देखियो ये जो वी है ये साइंस फिक्शन है, बहुत जबरदस्त साइंस फिक्शन है ये, और ये येवजेनी ज़ेमियाटिन ने लिखा है। ये एक्चुअली जो वी नॉवल है ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, ग्रेगरी ज़िबॉर्ग ने किया है। ग्रेगरी GREGORY, ज़िबॉर्ग ZIBOORG, ग्रेगरी ज़िबॉर्ग ने किया है, 1924 में किया। कब किया है, 1924 में, और ये 1921 में पब्लिश हुआ है, सॉरी रिटन है ये, और ये नॉवल वी रिटन कब है, 1920-21। और जो मैंने क्या बोला कि ये पब्लिश कब है, ये पब्लिश हुआ है 1924 में, 1924 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। नॉवल वी, इसका नाम ही खाली सिर्फ वी है, WEV, ठीक है। Okay. 46 में आते हैं, विच नॉवल बाय फॉकनर इज सेट इन फिक्शनल योकना फैथवा काउंटी। एक्चुअली जो विलियम फॉकनर है ये बहुत बड़े एक नोबेल प्राइज विनर है, हम लोग जानते हैं। आई थिंक 19 कौन से ईयर में इनको मिला है नोबेल प्राइज, 1949 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। 1949 में विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज है। ये अमेरिका के लेजेंडरी स्टाइलिस्टिक इनोवेटर हैं, और इनका ज्यादा फेमस नॉवल कौन सा है, द साउंड एंड द फ्यूरी है, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में है, बट इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। स्पेशली यूपी के जो एस्पिरेंट्स हैं, यूपी टीजीटी वाले, उनके लिए ये नॉवलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करता हूँ, स्टाइलिस्टिक इनोवेटर, स्टाइलिस्टिक मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, स्टाइलिस्टिक इनोवेटर ऑफ अमेरिका कहते हैं इनको। और जैसे हेमिंगवे और इनके बीच में क्या था, ऑपोजिट था। हेमिंगवे बहुत शॉर्ट में बहुत क्रिस्प लिखते थे, पोएटिक लिखते थे, पोएटिक लिखते थे, और ये क्या लिखते हैं, ये बहुत सिम्बोलिज्म में लिखते हैं, और इनकी स्टोरीज में जो लैंग्वेज है वो बहुत जो है लैंग्वेज में नए नए स्टाइलिस्टिक्स में इनोवेशन किए इन्होंने। तो ये जो है विलियम फॉकनर, ये एक जूइश अमेरिकन ऑथर है, और बहुत ही ज़बरदस्त है इनका द साउंड एंड द फ्यूरी, जो कि मैकबेथ से लिया गया टाइटल है। खैर इसका आंसर डी हो गया। 47 में अगर हम आए, इन विच वर्क डज द कैरेक्टर हॉल्डन कॉलफील्ड,
तो भाई हॉल्डन कॉलफील्ड जो है ना, ये जो कैरेक्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हॉल्डन कॉलफील्ड एक्चुअली जो है ये है इसमें द कैचर इन द राय में 1951 में ये जो है नॉवल पब्लिश हुआ है। और इसमें जो है एंगस्ट मतलब गुस्सा, क्रोध, और एलिनेशन, एलिनेशन आपको पता ही है, अलगाववाद को दिखाया गया है। एंड इट इज यू कैन से क्रिटिक ऑफ सुपरफिशियलिटी इन अ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी में जो सुपरफिशियलिटी है उस पर ये क्रिटिक है। एंगस्ट मतलब गुस्सा है। ये लिखा किसने है भाई? होल्डन कॉलफील्ड का फेमस कैरेक्टर किसने क्रिएट किया है? कैचर इन द राय किसने लिखा है? J.D. सेलिंगर साहब ने लिखा है। और ये एक खुद बहुत बड़े एक जूविश, अगेन देखो अमेरिका में जूविश राइटर्स से पूछा है इस पेपर में, तो अमेरिका के जो जूविश राइटर्स हैं ना उन पे जरूर एक रिसर्च कर लेना। ठीक है, सब बच्चे अपने नोट्स बना लेना, जूविश ऑथर्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर करके, तो उसमें तुम्हारा इनका नाम भी आ जाएगा। J.D. सेलिंगर को जैसे एमिली डिकिंसन है ना, रेक्लूज, इस तरीके के ही है, रेक्लूज हैं ये, रेक्लूज हैं भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम आगे देखें कि ठीक है समझ में आ रहा है। अच्छा, इस नॉवल को हम कमिंग ऑफ द एज नॉवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिंग ऑफ द एज नॉवल। कमिंग ऑफ द एज तो आपको पता ही है, ऐसा नॉवल जिसमें इनर ग्रोथ हो प्रोटैगनिस्ट की, उसको कमिंग ऑफ द एज नॉवल कहते हैं। इसको हम बिल्डुंग्सरूमा भी कहते हैं। कई लोग बिल्डुंग्स रोमन पढ़ते हैं, इसको रोमा पढ़ा जाता है, ROMAN लिखा जाएगा रोमन। बिल्डुंग्सरोमा, रोमा, ROMAN लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा रोमा। बिल्डुंग्सरोमा, BILDUNGSRUMA, बिल्डुंग्सरोमा या कमिंग ऑफ द एज नॉवल का मतलब क्या होता है? जिसमें इनर ग्रोथ दिखाई गई हो प्रोटैगनिस्ट की, उसको हम कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर जो हमने कल आपसे शेयर किया है, उसी क्वेश्चन पेपर को मैंने अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपनी स्टाइल में फॉर्मेट करके इसके आंसर्स के साथ इसको दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका फाइल होने वाला है। क्वेश्चन 48 में आए, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल सीजन्स ऑफ माइग्रेशंस टू द नॉर्थ? ठीक है, विच एक्सप्लोर्स पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी एंड कल्चरल क्लैश। तो 48 का अगर हम पहले आंसर देख लेते हैं गाइस, तो उसके आंसर है ताइब सलीह। तो ताइब सलीह पे जल्दी से लिखते हैं, ये एक सूडानीज, सूडान के हैं और अरेबिक में लिखते हैं, सूडान के अरेबिक राइटर हैं, जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे आप। और सीजन टू द माइग्रेशन ऑफ द नॉर्थ, ये जो नॉवल है इनका 1966 में आया है। इसको ग्रेटेस्ट अरेबिक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल इन इंग्लिश कहते हैं। जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिख लेना, ग्रेटेस्ट अरेबिक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल इन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है बेटा, ग्रेटेस्ट अरेबिक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल इन इंग्लिश। तो ये टॉपिक क्या हो गया? टॉपिक ऐसे 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 वर्क्स को किस में लिखोगे? ऐसे वर्क्स को आप लिखोगे अरेबिक, और ये सब किस में आया? आप इसको कहोगे वर्ल्ड लिटरेचर। किसमें कहोगे? वर्ल्ड लिटरेचर। तो वर्ल्ड लिटरेचर का टर्म जो है ये गोथ ने कॉइन किया था, गेथे बोलते हैं हम। ठीक है, गेथे। तो पेपर समझ में आ रहा है किस हिसाब से पूछा गया है, क्या पैटर्न है? तो ये वर्ल्ड लिटरेचर पे ये क्वेश्चन याद रखना, वर्ल्ड लिटरेचर का टर्म किसने कॉइन किया है? तो मैंने क्या बोला, गेथे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है GOETHE। इनको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ जर्मन लिटरेचर, फाउंडर ऑफ जर्मन लिटरेचर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। मीनवाइल फ्रॉम हु रोट द ब्यूटीफुल वंस आर नॉट येट बॉर्न। अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल वंस आर नॉट येट बॉर्न, भैया बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, A.Q. अरमाहा साहब का। ये एक्चुअली लैम्पून है, इट इज अ लैम्पून। लैम्पून समझते हैं ना सब लोग? इट इज अ लैम्पून ऑन अफ्रीकन लीडर्स। ठीक है, क्या होता है लैम्पून? इट इज अ लैम्पून ऑन अफ्रीकन लीडर्स। A.Q. आर्मी, ये एक्चुअली 1968 में ये नॉवल पब्लिश हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है, देख लो, ये नोट करना बेटा पहले, हेनेमैन, HEINEMANN, जैसे लिखवा रहा हूँ ऐसे लिखना, HEINEMANN,
हेनेमन अफ्रीकन राइटर्स सीरीज, हेनेमन अफ्रीकन राइटर्स सीरीज यहाँ से आई। एक्चुअली ये जो है बहुत ही वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल अफ्रीकन राइटर्स की इंटरनेशनल सीरीज है। एक तरीके से बुक है जिसमें कि मतलब बुक नहीं है, एक तरीके से सीरीज है जिसमें बहुत सारे अफ्रीकन राइटर्स ने अपने नॉवेल्स को इस सीरीज में पब्लिश हुआ किया। तो इस सीरीज के तहत ये नॉवल कब छपा है? 1969 में। इंडिविजुअली कब छपा है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिविजुअली ये नॉवल 1968 में छपा है, लेकिन हेनेमन अफ्रीकन राइटर सीरीज में 1969। तो ये हो गया। लैम्पून का मतलब बता दिया बेटा मैंने, पर्सनल सटायर्स। लैम्पून का मतलब पर्सनल सटायर्स हैं। और इवेंचुअली 50th क्वेश्चन आता है हमारा, विच अफ्रीकन वोन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1986, बिकमिंग द फर्स्ट अफ्रीकन नोबेल लॉरिएट। तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, वोल सोइनका। वोल सोइनका जो है 1934 में बॉर्न है, अभी भी स्टिल देयर, 90 ईयर्स के हैं। और इनके नाम पर एक जो है नेशनल आर्ट्स थिएटर भी ओपन हुआ है, अभी अभी रिसेंटली हुआ है, 1-2 साल पहले आ सकता है। वो सोइनका के नाम पर नेशनल आर्ट्स थिएटर इन इगानमू, इगानमू MU, लागोस, लागोस। कहाँ के हैं ये बेसिकली? वो सोइनका है कहाँ के? फर्स्ट अफ्रीकन तो हैं ये, बट है कौन सी कंट्री के? फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द नोबेल प्राइज है ना ये। कंट्री का नाम जब तक बताओ तब तक मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल, या अफ्रीकन कहना सही नहीं रहेगा, फर्स्ट ब्लैक फीमेल या कलर्ड फीमेल, आजकल ब्लैक भी यूज नहीं करते हम वर्ड, फर्स्ट कलर्ड फीमेल टू विन जो है नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन, आई थिंक टोनी मॉरिसन है ना, फर्स्ट कलर्ड फीमेल टू विन नोबेल प्राइज। कौन सा ईयर था बेटा इनका? टोनी मॉरिसन का 1993 आई थिंक। हाँ, वोल सोइनका की कंट्री आ गई भाई, नाइजीरिया। टोनी मॉरिसन वही कलर पर्पल, नहीं सॉरी, कलर पर्पल तो एलिस वॉकर का है। टोनी मॉरिसन का वही बिलवेड, बिलवेड है, टार बेबी है, ठीक है। और टोनी मॉरिसन को 1993 में ब्लूएस्ट आई सबसे फेमस, यस वेल डन निहारिका, सबसे फेमस है इनका ब्लूएस्ट आई, टोनी मॉरिसन। तो खैर ये था 50 क्वेश्चन का ताबड़तोड़ सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप जुड़े रहें। हम लोग जानते हैं कि ग्रामर का एक बैच चल रहा है पॉली में, जनरल इंग्लिश ग्रामर कोर का पर डे, और एक बैच चल रहा है जिसमें 3 डेज का क्लास है लेक्चरर इंग्लिश का, ऐप में चल रहा है केजे सौरभ सर के ऐप में। आप लोग उसमें से जो भी इंटरेस्टेड हो, 720 रुपया पर मंथ के हिसाब से है उसमें। और इसके अलावा एक हमारा पॉली लेक्चर, पॉली नेट का जो बैच चल रहा है हफ्ते में 3 दिन, ये वाला, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को और लर्निंग हो रही होगी, नए बच्चे भी सीख रहे होंगे यहाँ पर। पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देखिए, खूब एंजॉय करिए लर्निंग को, और कोई डाउट हो तो सीधा मुझसे पूछ सकते हैं आप सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। बाकी और बच्चों को भी अपने इस लर्निंग एडवेंचर के बारे में ज़रूर बताइएगा।